हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषामपि हार्दिकं सुस्वागतम् अभिनंदनं वंदनम्। आगम्यतां वयं पठामः स्वर संधि विषय। आइए आज हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। विगत दिनों हमने गुण यड़ दीर्घ वृद्धि और अयादि इन संधियों के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको पूर्व रूप संधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये तीन संधि होते हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्णों पर दर्शाते, इनका शास्त्रों में, काव्यों में, पाठों में बहुत ज़्यादा प्रयोग देखा जाता है। संधि समास के बिना हमारा पाठ अधूरा है। आज मैं स्वर संधि की ऐसे पाठ को ले रहा हूँ जो पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव होता है। पूर्व रूप और पर रूप, इन दोनों संधियों का तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग पाठों में देखा जाता है, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। आप 9वीं 10वीं की पुस्तकों के आधार पर इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आज मैं आपको जो है ना बताने जा रहा हूँ। पूर्व रूप संधि के लिए महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र का विधान किया है, जिसको कहेंगे एंग पदांतादति। एंग पदांतादति, एंग प्रत्याहार क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंग का अर्थ है ए ओ, ए ओंग, ऐसा सूत्र बनाया उन्होंने। ए ओंग ऐसा सूत्र का निर्माण पाणिनि अष्टध्यायी में हुआ है, तो उसको एंग प्रत्याहार उससे बनता है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत में ए और ओ, ये दो वर्ण आते हैं। इसकी परिभाषा एंग पदांतादति में आपको बता रहा हूँ। एंग पदांतादति अर्थात किसी एक पद के अंत में रहने वाली, किसी एक पद के अंत में रहने वाली एंग से परे, एंग मतलब ए ओ से परे यदि अत हो तो, अत अत बोलने से अ, तो यहाँ पर जो है ना उच्चारण मात्र है। अ हो तो पूर्व और पर वर्णों का, पहले और बाद वाले वर्णों का पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, ऐसा समझे। और इसको सरलता से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जिस संधि में, जिस संधि के अंतर्गत पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों मिलकर के पूर्व वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ध्यान दें, जिस संधि के अंतर्गत में पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों मिलकर के पूर्व रूप वर्ण का, पूर्व रूप दोनों वर्ण जो है पूर्व रूप वर्ण को धारण कर लेते हैं, दोनों मिलकर के पूर्व रूप बन जाते हैं, वह पूर्व रूप संधि कहलाता है। अर्थात वहां पर जो है ना अ को हटा दिया जाता है। अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह मैं आपको समझाना चाहूंगा। अंग्रेजी भाषा में जो एस ए बी सी डी के अंतर्गत में एस टी, एस वर्ण जो होता है, एस अल्फाबेट जो होता है, ऐसी अवग्रह चिन्ह संस्कृत में लगाया जाता है। तो आपने क्या समझा, जिस संधि के अंतर्गत में पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों मिलकर के पूर्व रूप बन जाते हैं, पूर्व का रूप धारण कर लेते हैं, वह पूर्व रूप संधि है। उदाहरण में आपको समझ में आएगा। और वहां पर अ के स्थान पर अवग्रह लगा दिया जाता है। जैसे हरि धन अत्र, हरि धन अत्र, हरि में ए दिख रहा है आपको, इंग प्रत्याहार का ए, और आगे है अत्र, तो दोनों मिलके बनता है हरेत्र। तो हरेत्र में अत्र का जो अ दिख रहा है उसको हटा करके अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा का एस की तरह एक चिन्ह प्रयोग होता है जिसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो आपने उदाहरण से समझ सकते हैं, उदाहरण से जान सकते हैं। हरिधन अत्र हरित्र, कविधन अत्र कवित्र, लोकीधन अस्मिन लोकेस्मिन, लोकेधन अस्मिन, ए के बाद में अ आ रहा है तो लोकेस्मिन हो जाता है। विद्यालय धन अस्मिन, विद्यालय धन अस्मिन, विद्यालयस्मिन,
यहाँ ए के बाद में अ आता है अस्मिन का, तो अवग्रह चिन्ह लग जाता है, अ को हटा दिया जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। विष्णोधन अत्र, विष्णोत्र, यहाँ पर देख रहे हैं आप ओ के बाद में अ आता है तो विष्णोत्र बनता है ना। देवोधन अत्र देवोत्र, और रामोधन अधुना रामोधुना, लोकोधन अयम लोको अयम। इस प्रकार से आप जो है ना ए और ओ के बाद में यदि स्वर वर्ण आता है तो दोनों को जो है ना पूर्व रूप संधि में अ को हटा दिया जाता है, अवग्रह चिन्ह लग जाता है। महर्षि पाणिनि जी ने इसके लिए सूत्र का विधान किया है, एंग पदांतादति। पद के अंत में चाहे वो सुबंत हो या तिंगंत हो, ध्यान दें, सुप्रत्यय वाला हो या तिंग प्रत्यय वाला हो, तिप्त जी वाला, है ना, अंतिम में ए या ओ के बाद में अ हो तो, ये या ओ के बाद में अ हो तो उसको पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप एकादेश का अर्थ है पहली वाला का रूप धारण कर लिया जाता है अवग्रह, और यहाँ पर बाद वाला अ का जो है ना हटा करके, अ को हटा करके उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण जैसे बता रहा था, सखी धन अत्र सखीत्र, अत्र का अ को हटा दिए तो सखेत्र बना। गुरुधन अत्र गुरोत्र, ओ के बाद में अ आता है तो ओ को, है ना, ओ के रूप धारण कर लेता है। ओ के बाद में जो अ है उसको लोप करके अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है, तो गुरोत्र। देवोधन अत्र देवोत्र, इस प्रकार से आपने सुना पूर्व रूप संधि के बारे में। आगे थोड़ा चलते हैं पररूप संधि। पररूप संधि भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों संधि स्वर संधि के अंतर्गत में आते हैं और महर्षि पाणिनि जी ने इसके लिए सूत्र बनाया है, एंगी पररूपम। हाँ जी, याद करने के लिए ध्यान दें, एंगी पररूपम। एंगी, एंग प्रत्याहार में मैंने पहले बतलाया था ए और ऊ का ग्रहण होता है, ए के बाद या ओ के बाद, है ना, ध्यान दें। जिस संधि में पूर्व और पर दोनों वर्ण मिल करके, है ना, एक हो जाते हैं, पर वाला वर्ण के साथ में मिल जाता है तो वह, है ना, पररूप एक आदेश हो जाता है। ध्यान देंगे, एंगी पररूपम अर्थात अकार अंत वाले उपसर्ग से परे, अ अंत हो और उपसर्ग से परे हो, है ना, एंग धातु हो तो वहां पर पररूप एक आदेश हो जाता है। फिर से ध्यान दें, जिस संधि में पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों मिल करके पर वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, बाद वाले का रूप धारण कर लेते हैं, उसे पररूप संधि कहते हैं। फिर ध्यान दें परिभाषा, जिस संधि में पूर्व और पर, पहले और बाद वाला दोनों मिल करके बाद वाला पर वर्ण का रूप धारण कर लेता है तो वह पररूप संधि कहलाता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, प्रधन एजति प्रेजति, यहाँ पर अ के बाद में ए आया है तो ए ही बन जाता है। प्र में अ दिख रहा है, प्रधन एजति प्रेजति। उपधन औसति उपोसति उपोसति, हाँ, वहाँ ओ के बाद में, है ना, ओ के बाद में उ आया, है ना, अ के बाद में ओ आया तो उपोसति बन गया। अ के बाद में वो आता है तो बाद वाले का रूप धारण कर लेता है उपोसति। मार्तधन अंडः मार्तंडः, मार्तधन अंडः मार्तंडः, यहाँ पर आपने देखा अ के बाद में फिर से अ आया तो पूर्व रूप बाद वाला रूप बन गया, अ ही बनता है। फिर से इस उदाहरण को समझिए, प्रधन एजति, अ के बाद में ए आया तो ए का रूप धारण कर लिया, ए ही बना, अधन ए बराबर ए। उसी प्रकार उपधन ओसति, उपधन ओसति, यहाँ पर अ के बाद में उ आया तो बना उपोसति, बाद वाले का रूप धारण कर लिया, है ना, उ का रूप धारण कर लिया। मार्तधन अंडः मार्तंडः, तो इस प्रकार से आपने देखा पूर्व रूप और पररूप संधि का विशेषता। ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है मंत्रों में, पाठों में, साहित्यों में, काव्यों में, हर एक जगह इसका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। आप कक्षा 9वीं 10वीं की किताब को पढ़ें, वहां पर पूर्व रूप और पररूप संधि आपको मिलेगा।
ये कक्षा 9वीं से लेकर के एमए पर्यंत, आचार्य पर्यंत ये कक्षा बड़ा ही उपयोगी, ये संधियां हर जगह काम आते हैं। 9वीं से लेकर के एमए बीए पर्यंत सभी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी पाठ है। और यहाँ तक कि आप नेट, सेट, जेआरएफ, सहायक प्राध्यापक जो भी परीक्षा इसमें दे रहे हैं, ये सारी संधियां वहां पर आते हैं। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्रकृति भाव, आपने पूर्व रूप संधि समझा, पर रूप संधि समझा, अब थोड़ा सा प्रकृति भाव। प्रकृति भाव सूत्र के लिए महर्षि पाणिनि जी ने प्रकृति भाव के लिए सूत्र निर्माण के प्लूत प्रगृहा अचि नित्यम, और उन्होंने एक सूत्र और लिखा है, इदुदेत ईत उत एत द्विवचनम प्रगृहम। इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम, द्विवचन वाले, ध्यान दें, ईत दीर्घ इकार, उत दीर्घ उकार, एत दीर्घ एकार, एकार हमेशा दीर्घ होता है। ईत उत एत वाले द्विवचनांत पद में ये प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होने से कोई भी संधि नहीं होती है, जैसा का तैसा बने रहना प्रकृति भाव संधि कहलाता है। जैसे कि तैसे बने रहना प्रकृति भाव संधि कहलाता है। देखिए मैं आपको बता, हरि धन एतो, हरि में दीर्घ इकार है, और ये हरि शब्द का हरि हरि हरयः, हरि हरि ये द्विवचन है, तो हरि धन एतो बराबर बनता है हरि एतो। हरि धन एतो बराबर हरि एतो, ऐसा बनता है। यहाँ पर ई और ए मिलकर के यड संधि होना चाहिए था, ई को यडची से, किंतु यड संधि नहीं होता है। प्रकृति भाव संधि जो का त्यों रहता है, प्रकृति जैसा स्वभाव है वैसा ही बने रहता है। और आगे दूसरा उदाहरण समझे। मुनिधन इमौ, मुनिधन, मुनि में दीर्घ इकार, ये द्विवचन है, मुनि मुनि मुनयः, तो मुनिधन इमौ मुनि इमौ, यहाँ पर भी दीर्घ संधि, मुनि का दीर्घ ई और इमौ का दीर्घ ई, इन है ना, इमौ का ह्रस्व ई, मुनि का दीर्घ ई और इमौ का ह्रस्व ई, दोनों मिलाकर के दीर्घ ई बनना चाहिए था, दीर्घ संधि होना चाहिए था, किंतु मुनिधन इमो मुनि इमो प्रकृति भाव संधि में इन दोनों में परिवर्तन नहीं होता, जैसे के तैसे बने रहता है। आगे भानुधन अत्र, भानुधन अत्र, भानु में दीर्घ उकार है और भानु शब्द का द्विवचनांत रूप है। भानुधन अत्र, भानु है ना, यहाँ पर संधि होना चाहिए था यण संधि, भानु के उ और अत्र है इसलिए वह हो जाता, भानुअत्र होता, किंतु नहीं होता है। प्रकृति भाव संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता, भानुधन अत्र भानु अत्र ऐसा रूप बनेगा, ये प्रकृति भाव है। आगे गंगे एकारांत एत है ना, गंगे धन अमु, गंगे गंगे अमु, गंगे अमु, गंगे में और अमु में संधि होना चाहिए था। पूर्व रूप अभी आपने पढ़ा, एक के बाद में अ आ जाता है तो अ का लोप हो जाता है, अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है और गंगे मु ऐसा बन जाता है, किंतु गंगे धन अमु गंगे अमु ही बनता है। इसमें प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम है ना, ये प्रगृह संज्ञा हो जाता है। और ईदूत एत द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा होने पर कोई संधि कार्य यहाँ पर नहीं होता है। लते धन एते, लते द्विवचन शब्द है और एते यहाँ पर ए और एते का ए ई, यहाँ पर अयादि संधि होना चाहिए था, एक ही स्थान पर एचो अयवायावह सूत्र से अय आदेश हो जाता, लते ऐसा लते लते ऐसा हो जाता, किंतु अयादि संधि नहीं होती है। लते धन एते बराबर लते एते। तो आपने प्रकृति भाव संधि को क्या समझा? प्रकृति भाव संधि में दीर्घ इकार है ना, दीर्घ उकार और ऐकार है ना, ऐत बोलने से ऐकार, ईत उत ऐत द्विवचनम प्रगृहम, इसको प्रगृह संज्ञा होता है और वहां पर प्रगृह संज्ञा होने पर कोई संधि नहीं होती है, जैसा का तैसा बना रहता है। ऐसा महर्षि पाणिनि जी अष्टदशी में आप जाने। फिर से एक बार इसको उदाहरण को समझें। हरिधन एतो, हरि में दीर्घ ही दिख रहा है, आगे एतो, यहाँ पर ई को यह हो जाता है यण संधि, किंतु नहीं हुआ, हरिधन एतो हरि एतो। मुनिधन इमो, मुनि में दीर्घ ही है और इमो में ह्रस्वी, ह्रस्वी और दीर्घ ही मिलाकर के दीर्घ संधि हो जाता अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से, किंतु ये नहीं हुआ और बना हरिधन इमो हरि इमो है ना। आगे दीर्घ का उदाहरण भानु, भानुधन अत्र, भानुधन अत्र, भानु में दीर्घ है, अत्र का अ है, दोनों को जो है ना यहाँ पर हो जाना चाहिए था यण संधि,
ऊ को हुआ हो जाता किंतु नहीं होता है, भानुवत्र नहीं हुआ, और भानुधन अत्र भानु अत्र ही बना, ये प्रकृति भाव संधि है। एकार का उदाहरण, ये गंगेधन इमौ, गंगेधन इमौ, गंगे इमौ ही बना, गंगे में और ई है, यहाँ पर होना चाहिए था पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि हो जाता किंतु नहीं होता है। गंगेधन अमु, गंगे अमु, गंगे अमु ही बना, पूर्व रूप संधि नहीं हुआ। लते धन एते, लते धन एते बराबर भी बना, लते एते, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बंधुओं, प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत के अध्यापक साथियों, आप इन तीनों संधि को, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि को बार बार हमारा दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को देखिए और समझिए। इन संधि के आधार पर आपको बहुत सारी नए नए चीज का जानकारी हो जाएगा। अवग्रह चिन्ह क्या होता है, ये पूर्व रूप संधि क्या होता है, पर रूप संधि क्या होता है, ये बड़ा ही सुंदर पाठ है। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में, संस्कृत सीखने वालों में भेजिए, और मैं आशा करता हूँ आप मेरे पाठों से बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, आप लाभ ले सकते हैं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आने वाला समय में संधियों का नए नए ज्ञान, प्रत्ययों का नए नए ज्ञान आप दिव्यवाणी संस्कृतम के माध्यम से हर प्रकार के वीडियो, लिंग वचन, पुरुष विभक्ति कारक, लकार, है ना, संख्या, धातु रूप, शब्द रूप, सर्वनाम शब्द, ऐसे सारे शब्दों को जानिए और उसको जो है ना सीखिए, साथ साथ दूसरों को भी सिखाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए, मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आगामी पाठों में जुड़े रहने के लिए आप सबसे निवेदन करता हूँ। दिव्यवाणी संस्कृतम आपकी सेवा में सदैव समर्पित रहेगा। नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादः।